तो उसके एग्जाम्पल दे रहा हूं। यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार और एनडीए सरकार यानी मोदी जी की सरकार। मनमोहन जी की सरकार और मोदी जी की सरकार दोनों ने ही ध्यान रखा कि इंडस्ट्री का रिटर्न ज्यादा हो। कैसे? देखिए, यूपीए ने क्या बोला, कुछ नहीं बन रहा तो चिंता मत करो, हमारे पास 2G स्पेक्ट्रम नाम की चीज है, ये बहुत महंगी चीज है, हम इंडस्ट्री को फ्री में दे रहे हैं, तुम फ्री में लो, पैसा कमाओ, पैसा कमा के लेकिन चुपचाप अपना लोन चुका देना, क्योंकि लोन नहीं चुकाया तो सब क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि जब उन्होंने, एनडीए सरकार ने बोला कि नहीं 2G का पैसा दो, फिर वोडाफोन कोलैप्स हो गया। फिर वोडाफोन बचाने के लिए आपका रिटर्न बैंक के रिटर्न से क्या हो, ज्यादा हो। अब जितना भी हमने सीखा उसके बेसिस पे क्या करते हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लेते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कहां सिखाई? क्योंकि देखिए, सिर्फ नॉलेज गेन करने से क्या फायदा, अगर मैं और आप आज के सेशन के बाद घर जाके इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए अपनी लाइफ में तो कोई फायदा नहीं है। तो उसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग हमने सबसे ज्यादा कहां सिखाई? सबसे बड़ा काम हमने किया था बीएसएफ के साथ, डायरेक्टर जनरल के शर्मा सर के अंडर। और के शर्मा सर ने हमको 2016 से 2018 बीएसएफ का एक्सेस दिया। 2 साल वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चले, हर बॉर्डर फ्रंटियर पे गए हम, उनको सैटेलाइट टेलीविजन के थ्रू सिखाया गया। और 2.5 लाख जवानों में से 2 साल बाद ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि 60,000 जवान और ऑफिसर्स ने अपनी एसआईपी चालू कर दी इंडेक्स में अपने रिटायरमेंट के लिए। जब यह सक्सेसफुल हुआ तो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल को बुलाया गया, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल, कि वो भी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स करके फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर सकते हैं। जब यह सक्सेसफुल हुआ तो आर्मी ने हमको बुलाया और आर्मी ने बोला हमारे जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं उनको एक लमसम पैसा मिलता है, तो रिटायरिंग ऑफिसर्स को जो लमसम पैसा मिलता है वो कैसे इसको इन्वेस्ट करें, उसके लिए सेशन करो। और हमने आर्मी में भी करना स्टार्ट किया। और अब इन सब चीजों के लिए हमको एक बुक में कवर किया गया है, हीरोज अमंग्स अस में कवर किया गया है कि हमने कंट्री में कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करी। और जब भी हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमको 1 रुपया भी नहीं मिलता। हमारे लॉजिस्टिक्स की पेमेंट वो करते हैं अगर कहीं फ्लाई करके जाना है, लेकिन कोई दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता। लेकिन हमने उनको ऐसा क्या सिखाया कि 2.5 लाख में से 60,000 लोगों ने अपनी एसआईपी करना चालू कर ली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके वजह से आप भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, यंग लोगों की बात करते हैं जो सेशन में। तो यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे यंग बच्चे होंगे 20-20 साल के, और 20 साल के बच्चों से मैं मिलता हूं और 20 साल के बच्चे मेरे को बोलते हैं वरुण समझ तो पड़ रहा है कि ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बनेगा, कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम बनेगा, तो ये बता कितने से स्टार्ट करें। तो मैं कई 20 साल वाले बच्चों को एक रैंडम नंबर दे देता हूं, इस नंबर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही रैंडम नंबर है कि 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो उन्होंने बोला 50,000, तो मैंने बोला शर्त यह है कि ये 50,000 आप पापा मम्मी से नहीं ले सकते, या तो आपको खुद कमाना है या आपको खुद बचाना है। तो कॉलेज के बच्चे मेरे को बोलते हैं 20 साल के कि मैं कैसे पैसा कमा लूं। तो मैं उनको पूछता हूं दिन भर कॉलेज में क्या करते हो, और आंसर क्या है, कुछ नहीं करते कॉलेज में। तो मैंने उनको बोला अगर कॉलेज में कुछ नहीं करते तो पहले मैं 20s की बात कर रहा हूं, फिर मैं 30s 40s की बात करूंगा, 50s 60s की बात करूंगा, जो भी सेशन कर रहा है उसको ये सीख के लाइफ में इंप्लीमेंट तो करना ही है, तो हर एक एज ब्रैकेट पे बात करूंगा। अभी पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं 20 वाला। तो मैंने उनको बोला कंडीशन ये है कि खुद कमाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कैसे? मैंने बोला जब कॉलेज में दिन भर कुछ नहीं करते तो क्या करो, शाम को कैफे कॉफी डे में काम कर लो, या बरिस्ता में काम कर लो, कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई कंपनी ज्वाइन करके कैफे कॉफी डे ज्वाइन करके, डोमिनोज ज्वाइन करके, कंट्री और फैमिली दोनों के लिए क्या बनो, एसेट बन जाओ। तो लोगों ने बोला मतलब, तो ध्यान से देखिए कंट्री के लिए एसेट कैसे बनते हैं। अगर आप शाम को डोमिनोज जैसी जगह भी ज्वाइन करते हैं और कॉफी या पिज्जा भी सर्व करते हैं या कॉफी भी सर्व करते हैं, तो आपने क्या प्रोवाइड करी, एक सर्विस प्रोवाइड करी। क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड करी तो याद रखिए जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड करी तो इंडिया की जीडीपी बढ़ गई और आप इंडिया के लिए क्या बन गए, एसेट। और उसके बदले आपको जो पैसे मिले उससे आप अपनी फैमिली के लिए क्या बन गए, एसेट। तो सारे 20 साल बच्चों को मैंने बोला कि या तो खुद कमाना है या बचाना है। बचा कैसे सकते हैं, समझिए
पापा ने आपको बोला हम सब गोवा घूमने जा रहे हैं, तो पापा को बोलिए पापा मेरा गोवा कैंसिल कर दो, उसके जो पैसे बचे उससे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पहले अपना वेल्थ सिक्योर करनी है। तो 20 साल के बच्चे मेरे को बोलते हैं चलो तुम्हारे बोलने पे अगर मैं इन्वेस्ट कर भी दूं तो किस चीज के लिए करूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए। तो लोगों ने बोला रिटायरमेंट तो बहुत साल दूर है, तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं सबसे पहली दो चीजें इंपॉर्टेंट लाइफ में, हेल्थ और वेल्थ को सिक्योर करना है। हेल्थ आपके हाथ में है, वेल्थ को 40 साल बाद। अब कई बच्चों ने मेरे को बोला कि चलो तुम्हारे बोलने पे अगर मैंने 50,000 इकट्ठे कर भी लिए और रिटायरमेंट के लिए 40 साल इन्वेस्ट करने के लिए मैं तैयार हो भी गया, तो मैं कहां इन्वेस्ट करूं। तो मैंने बोला सर अगर कुछ नहीं आता तो निफ्टी में इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी में कौन सी कंपनीज है, द टॉप 50 कंपनीज। कितना रिटर्न मिला है, 18%। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए 15% ले लीजिए, बट हिस्टोरिकली 18% मिला है। और मैंने बोला सर जैसे निफ्टी कंपनीज आती हैं टॉप 50, वैसे एक और इंडेक्स आता है जिसका नाम है नेक्स्ट 50 इंडेक्स। नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कौन सी कंपनीज होंगी, 51 टू 100। इन कंपनीज का साइज क्या होता है, थोड़ा छोटा। छोटी कंपनीज जब बैंक से लोन लेने जाती हैं तो सोच के बताइए, जब ये बैंक से लोन लेती हैं तो इनको लोन मुकेश अंबानी के रेट पे मिलता होगा या मुकेश अंबानी से सस्ता या महंगा, तो थोड़ा महंगा भरना पड़ता है क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्या है, कम। लेकिन क्योंकि छोटी कंपनीज का बोरोइंग रेट ज्यादा होता है तो उनका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होता है और उनके बंद होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो लोगों ने बोला बंद हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने बोला नहीं सर, जैसे निफ्टी की एक बास्केट आती है वैसे नेक्स्ट 50 की भी बास्केट आती है। जो खराब करेगा उसको इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा, जो अच्छा करेगा उसको इंडेक्स में ऐड कर दिया जाएगा। और इसी वजह से देखा गया है कि नेक्स्ट 50 का उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी निफ्टी से ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी शायद 1-2% ज्यादा देखा गया है। होगा कि नहीं होगा अलग बात है, बट देखा गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग आज सेशन कर रहे हैं वो घर जाके नेक्स्ट 50 जैसी चीज पे कुछ भी इन्वेस्ट ना करें। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट 50 का उतार चढ़ाव आप बिना हार्ट अटैक के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आपको ठीक नॉलेज नहीं है। तो क्या अज्यूम करते हैं कि निफ्टी में ही इन्वेस्ट करेंगे, कितना मिल गया, हमने बोला प्लानिंग करते हो तो कितना लेना चाहिए, से 15%। अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 18% पर एनम। अब अगर कोई बच्चा आज 20 साल का है और 60 की उम्र में रिटायर होने वाला है, कितने साल बाद, 40 साल बाद, और वो 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दे वंस, कितने सालों के लिए, 40 सालों के लिए, उसमें हर साल उसको अगर 18% रिटर्न मिल जाए, कभी 18 से ज्यादा कभी 18 से कम। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको नंबर्स में चेंज कर देता हूं, या अगर हम इसके बड़े अलग अलग एग्जांपल दे सकता हूं, तो कई मेरे रिलेटिव्स आते हैं वो मेरे को बोलते हैं, तो जब ये सर आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए समझाने की बात कर रहा हूं। तो किसी ने मेरे को अपने फैमिली में बोला, जब किसी की फैमिली में अचानक से डेथ हो गई तो उन्होंने मेरे को बोला तू तो बोलता है कि बड़ा पैसा बन जाएगा, बड़ा, उसका क्या फायदा, देख अचानक से डेथ हो गई। तो मैंने बोला हाँ ऐसा ही है। फिर मैंने बोला ठीक है अब क्या करें सर, हकीकत तो यही है, अगर हो गई तो हो गई। फिर क्या होता है, वही लोग जो मेरे को बोल रहे होते हैं क्या फायदा क्या फायदा, ये मेरे पास आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। फिर मैं देखता हूँ इनकी कोई सेविंग ही नहीं है। फिर मैं इनका प्लान बनाता हूँ, प्लान बना के देखता हूँ यार इनकी तो हालत खराब है एकदम। फिर मैं उनको बोलता हूँ सर आप तो दुआ करिए कि आपको पहले कुछ हो ही जाए, क्योंकि अगर गलती से जिंदा रह गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि पैसा नहीं है। और वापस याद रखिए, वक्त जोक में था, बट एक और चीज याद रखिए, मैं हैप्पीनेस डिले करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर हैप्पीनेस फोन में थी तो लीजिए, लेकिन हर बार खर्चा करने से पहले सोचिए कि सच में हैप्पीनेस है या फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और ये कैसे पता लगता है, कैलकुलेटर साथ में अपने साथ रख के। ये तो उनके लिए हो गया जो क्या है, जो खुद बहुत छोटे हैं, 20 साल के। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी एज कितनी है, उसकी एज जो है वो 0 है। तो मैंने अपने घर में क्या किया कि एक रूल बनाया कि जब भी मेरे दोस्तों के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ बच्चा होता था और लोग गिफ्ट देने आते थे तो हम उनको लिख देते थे गिफ्ट में हम सिर्फ कैश लेते हैं, हम टॉय वॉय नहीं लेते, हम खिलौने विलौने नहीं लेते, क्योंकि टॉय मरते दम तक टॉय रहेगा, खिलौना मरते दम तक खिलौना ही रहेगा। तो हमको टॉय वॉय मत दो, क्या दे दो, कैश दे दो। जब बच्चा पैदा होता है तो इंडिया में तो लोग लाखों रुपए इकट्ठे करने की बात करते हैं। हम तो बोलते हैं लाखों छोड़िए सर, बच्चा पैदा होता है तो 50,000 भी इकट्ठा कर लो तो बहुत है। और वो 50,000 भी खुद नहीं करना, चाचा मामा भतीजा ये लोग भी आके देने वाले हैं।
जो कम रह जाए वो आप मिला दीजिए। अब बच्चा जब पैदा हुआ है वो 0 का है, इसका रिटायरमेंट कब आएगा? 60 की एज में आएगा। अगर बच्चे के नाम पे बच्चा पैदा होते ही हम 50,000 इन्वेस्ट कर दें और उस पे 18% रिटर्न मिल जाए, कंपाउंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? इस बार 40 साल के लिए नहीं, इस बार 60 साल के लिए। 1 से स्टार्ट किया तो 61 तक जाऊंगा। तो आप में से कोई गेस करना चाहेगा? 50,000 इन्वेस्टेड वंस, 50,000 इन्वेस्ट कितनी बार किया है? वंस। फॉर हाउ लॉन्ग? 50,000 इन्वेस्टेड वंस फॉर 60 years कंपाउंडेड एट 18% पर एनम। कितना बन जाता है देखना चाहते हैं? दिस नंबर बिकम्स एन एस्टोनिशिंग, दिस नंबर बिकम्स एन एस्टोनिशिंग 102 करोड़। तो मैं हर सेशन में ये बताता हूं, मेरी लव मैरिज हुई है और मैं और मेरी वाइफ सेम स्कूल में थे, और मैंने उसको स्कूल में बोलना चालू कर दिया था दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, और उसने मेरे को बोला तेरे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। लास्ट में मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि वो मेरे से शादी कर ले। तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया और मैंने उसको बताया ऐसे बनते हैं 102 करोड़, एंड शी सेड यस आई वांट टू मैरी यू। दिस इज हाउ वी एक्चुअली गॉट मैरिड। बट द डे वी गॉट मैरिड मेरी वाइफ ने बोलना चालू किया ये क्या 102 करोड़, 102 करोड़। ये 102 करोड़ तो तब की बात है ना जब बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 60 साल का हो जाएगा। तब तक महंगाई का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा, इसका हिसाब कौन लगाएगा? तो हिसाब लगाते हैं। आज आरबीआई बार बार बोलती है द कंफर्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई की जो कंफर्टेबल रेंज है वो है 4% प्लस और माइनस 2%। यानी अगर महंगाई 6% से ऊपर हो जाए, जैसे अमेरिका में, इंडिया में थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई सेंट्रल बैंक किसकी बात करते हैं? इंटरेस्ट रेट ऊपर करने की, ताकि लोन महंगे हो जाएं, लोग कम सामान खरीदें और महंगाई नीचे आ जाए। और अगर 2% से नीचे आ जाए इन्फ्लेशन, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे करती है, लोगों को एंकरेज करती है, लोन सस्ते करती है कि खर्चा करो, और महंगाई बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं कि आज जो चीज 1 रुपए की है वो हर साल 6% से बढ़ते जाएगी। तो आज जो चीज 1 रुपए की है वो अगले साल 6% से बढ़ी, तो कितना हो गया? 1.06। और फिर ये 6% से बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, कितने सालों के लिए? 60 सालों के लिए। 60 साल बाद जब तक बच्चे के पास 102 करोड़ होंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई वुड हैव गॉन अप बाय 32.98 टाइम्स। तो बच्चे के पास तो होंगे 102 करोड़, लेकिन 102 करोड़ की खरीदने की क्षमता, बाइंग पावर, 32.98 टाइम से क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। मतलब उस टाइम पे 102 करोड़ से बच्चा उतना अमीर महसूस करेगा जितना आज आप 3.11 करोड़ पे करते हैं। बट सोच के देखिए, 3.11 करोड़ आज किसी को रिटायरमेंट पे दे दिए जाए तो अच्छा खासा नंबर है, और किसी को 6 करोड़ देने हैं तो 50,000 के बजाय बच्चे के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आज की डेट का 3 करोड़ भी किसी को रिटायरमेंट मिल जाए, ये बहुत अच्छा प्लान है। तो हम बार बार सरकार को बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबको बताओ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम पे 50,000 इन्वेस्ट करो, और सरकार को बोलते हैं उनको इस पे क्या दे दो? टैक्स ब्रेक दे दो। टैक्स ब्रेक दे दो मतलब इस पे टैक्स की छूट दे दो ताकि सब इन्वेस्ट करें। 60 साल का लॉक इन लगा दो। जब बच्चा बड़ा होगा ना वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट, ना वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होगा, ना अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होगा, ना वो सब्सिडी पे डिपेंडेंट होगा। ये हमारी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी प्लान बन जाएगा। लेकिन अभी कई लोग क्या बोलेंगे, भाई मैं तो 30-40 की एज में हूं, मेरे को बच्चे के बारे में छोड़ो, अपने रिटायरमेंट के बारे में बताओ। फिर कई लोग क्या बोलेंगे, मैं तो 50-60 में का हूं, मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक कॉर्पस है रिटायरमेंट पे, उसको मैं कैसे मैनेज करूं। तो 30-40 वाले अपने रिटायरमेंट को कैसे करें, 50-60 वाले उनके पास अगर लमसम हो तो कैसे इन्वेस्ट करें या अपना प्लान कैसे करें, ये बेसिकली हम लास्ट में Q&A सेशन के टाइम इन चीजों को आंसर करेंगे। लेकिन 50-60 वालों का मैं बीच में भी करूंगा, तो ये एंड में बात करेंगे कि ये प्लान कैसे करें। बट उससे पहले, उन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले हम क्या करें, हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे 20-30 मिनट, और वो क्या है? व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। अभी तक तो हम क्या बात करते जा रहे हैं? बस निफ्टी खरीदो और छोड़ दो, निफ्टी खरीदो और छोड़ दो। लेकिन हमने क्या बोला था? दूसरा तरीका है बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग। सस्ता हो तो खरीद लो, महंगा हो तो बेच दो। वो कैसे करें? तो किसने वॉरेन बफेट को पूछा, तो वॉरेन बफेट ने बोला देखो दुनिया में हर चीज की
फेयर वैल्यू होती है। कभी कभी मार्केट में उसके लेके इतनी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है कि पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, महंगी, और ये प्रीमियम पे ट्रेड करता है। और कभी कभी इतनी नेगेटिव न्यूज आ जाती है कि मार्केट वैल्यू नीचे हो जाती है, उस पर क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं, वो हमेशा बार बार ये बोलते हैं कि बहुत सिंपल है, आलू हो, गोल्ड हो, स्टॉक हो, निफ्टी हो, या फिर कोई कंपनी का पर्टिकुलर स्टॉक हो या सेक्टर हो, हमेशा डिस्काउंट पे खरीदो और प्रीमियम पे बेच दो। इनफैक्ट वॉरेन बफेट सर का एक कोट भी है, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है, वो बार बार बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, स्टॉक्स और सॉक्स। वो बार बार बोलते हैं, stocks और socks, we always like to buy quality merchandise at a discount। हम हमेशा डिस्काउंट पे ही खरीदते हैं। तो लोगों ने बोला लेकिन पता कैसे करें कि डिस्काउंट कब है और महंगा कब है? तो पहले तो समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वॉरेन बफेट बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 1980 में मान लेते हैं मार्केट 100 की वैल्यू पे था, एक बहुत बड़ा बूम आया और 1985 तक 100 से मार्केट बढ़ के 700 पॉइंट्स पे हो गई। जैसे ही 700 पॉइंट पे हुई तो सबने बोला स्टॉक मार्केट से बढ़िया कुछ है ही नहीं, 5 साल में 7 गुना हो गया। घर घर में बात चली कि अपना घर भी बेच दो और पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो। कई लोगों ने घर बेच के पैसा स्टॉक मार्केट में डाला, और जिन्होंने भी घर बेच के पैसा स्टॉक मार्केट में डाला उनको घर वापस कभी नहीं मिला। 1987 तक 700 से गिर के मार्केट 250 पॉइंट। और याद रखिए, जब 700 से 250 सेंसेक्स गिरता है 50%, 60%, सेंसेक्स 50-60% गिरता है, तो ये आपके जो फेवरेट स्टॉक होते हैं, सुजलॉन, आरकॉम, पुंजलॉयड, वो तो दिखना ही बंद हो जाते हैं। फिर लोगों ने कस्में खाई, कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 1992 250 से मार्केट 3000 पे आ गया। इस बार लोगों ने बोला घर क्या, गहने भी बेच दो। लोगों ने घर, गहने, सब कुछ बेचे और घर, गहने बेच के इन्वेस्ट किया, वापस कुछ नहीं मिला, 1250। और जब सेंसेक्स 50% गिरता है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सुजलॉन, आरकॉम, पुंजलॉयड जैसे स्टॉक तो आपको जो फेवरेट स्टॉक्स थे वो दिखना ही गायब हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कसम खा ली कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, फिर करते हैं। तो उसके बाद ये 1995 से 2000 में एक डॉट कॉम बबल आया। फिर ये जब कोलैप्स हुआ तो 2002 में मार्केट 2500 पे आई। फिर इंडिया का एक गोल्डन पीरियड आया 2007 में, मार्केट 21,000। लोगों ने बोला मनमोहन सिंह बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ, इंडिया हैज डीकपल्ड, दुनिया कहीं भी जाए इंडिया से बढ़िया कुछ नहीं है। 2008 में कोलैप्स होके मार्केट 9000 पे आ गई, और करते 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 आज मार्केट 57,000 पे चल रही है। आपको क्या सोचना है, ये 100 से लेके मार्केट जो 57,000 पे पहुंची, इतने सालों में इन्वेस्ट करने के हमारे पास 3 बेसिक तरीके थे। पहला तरीका था कि हम बाय करते 1979 में और आज तक क्या कर रहे होते, होल्ड। बस मनमोहन सिंह बेस्ट है, केतन पारिक स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, कारगिल वॉर, सब हो गया, हम बस होल्ड ही करते रहते। दूसरा तरीका था कि आप महीने के महीने क्या करते, एसआईपी, कभी महंगा भी खरीदते, सस्ता भी खरीदते। और तीसरा तरीका जो सबसे यूजफुल, सबसे फ्रूटफुल था, सबसे प्रॉफिटेबल था, वो ये था कि यहां पर नीचे आप बाय करते और पीक पे क्या कर देते, सेल। फिर नीचे पीक पे, बॉटम पे क्या करते, बाय, और पीक पे क्या करते, सेल। फिर कोलैप्स हुआ तो क्या कर लेते, बाय, और पीक पे क्या करते, सेल। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से सबको ये तो पता ही होगा कि अगर नीचे बाय करके ऊपर सेल करते तो कुछ ज्यादा ही पैसा बन जाता। लेकिन आप में से सब लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, यार ये तो ठीक है कि नीचे बाय ऊपर सेल करके पैसा बनता, लेकिन पता कैसे करेंगे कि नीचे कब है और ऊपर कब है? पता होता तो बात ही क्या होती। और आप में से कई लोग तो क्या बोलेंगे, अभी तक तो लड़का ठीक बोल रहा था, सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करो पैसा बन जाएगा, अब ये बोल रहा है नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो, ये पता कैसे लगेगा? तो मैं क्या करूंगा, लास्ट 15-20 मिनट में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि जो नो नथिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता, और नो नथिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप नए हैं, हम तो ये बोलते हैं जो 25 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी नो नथिंग इन्वेस्टर्स ही हैं, उनको पता कुछ नहीं है, बस टीवी पे देख के लोग सब सुन के इन्वेस्ट ही करते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। ये सारे नो नथिंग इन्वेस्टर्स को मैं 15 मिनट में बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट सस्ती कब होती है और महंगी कब होती है। और 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक थोड़ा मजाक वाला तरीका और एक सीरियस तरीका, जिसमें मैं एग्जैक्ट डेट्स कैलकुलेट करके भी आपको बताऊंगा कब बाय करना था, कब सेल करना था, क्यों करना था और करते तो क्या होता।
तो पहला तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट सस्ती कब होती है, महंगी कब होती है, जो शायद थोड़ा मजाक वाला तरीका है बट बहुत इफेक्टिव तरीका है, वो है दो मैगजीन्स लगा लीजिए। ये दो मैगजीन आपको काफी हद तक बता देंगी कि मार्केट सस्ती कब है और मार्केट महंगी कब है। तो लोगों ने बोला कौन सी दो मैगजीन? मैं तो कई लोगों को बोलता हूं, चाहते हो तो पेपर पेन ले लो, मैगजीन का नाम नोट कर लो। और मैगजीन का नाम है सरिता, विमेंसरा और मेंस हेल्थ भी लिख देते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं मैं कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा। ऐसी कोई भी दो मैगजीन लगाइए जिनका स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। तो लोगों ने बोला ये क्या मजाक है, तो समझते हैं ये कैसे यूजफुल है। सरिता विमेंसरा कभी लिखती है इस हफ्ते मार्केट ऊपर है, इस हफ्ते मार्केट नीचे? नहीं। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि टारगेट ऑडियंस जानना ही नहीं चाहती कि मार्केट ऊपर कब है नीचे कब। वो लिखती नहीं है निफ्टी ऊपर नीचे, लिखते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी मार्केट इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि सरिता को भी स्टॉक मार्केट पे कमेंट करना पड़ जाता है, क्योंकि हर घर में एक ही बात चल रही है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया उनका पैसा बढ़ गया, उन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पैसा बढ़ गया। जैसे बीच में घरों के प्राइस इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े कि हर घर में एक ही बात चल रही है, देखो उन्होंने घर खरीदा उनका प्राइस बढ़ गया, उन्होंने घर खरीदा उनका प्राइस बढ़ गया, हम ही रह गए। तो सरिता को समझ पड़ा कि पूरा हिंदुस्तान क्या खरीदना चाहता है? घर। और जिस दिन सरिता ने अपने मैगजीन में आर्टिकल निकाला कि अपने सपनों का घर में कैसे निवेश करें, अपने सपनों के घर में कैसे निवेश करें का जब आर्टिकल आया, तो आपको समझ जाना चाहिए शायद आपको अपना घर भी बेच देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान क्या खरीदना चाहता है? घर। और ये कंफर्म कैसे हुआ है? क्योंकि सरिता को भी कंपल्शन आ गया है कि घर कैसे खरीदते हैं उस पर आर्टिकल लिखा जाए, जबकि उनका स्टॉक मार्केट से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। उसी तरीके से जब मार्केट बहुत बढ़ती है तो सरिता के ऊपर कई बार प्रेशर आता है और सरिता एक आर्टिकल लिखती है। और क्या आर्टिकल लिखती है? अगर 2003 में इन्वेस्ट किया होता तो मार्केट 2008 में यहां होती, अगर बैंक में किया होता तो यहीं, गोल्ड में किया होता तो यहीं, घर में किया होता तो यहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट सबसे ऊपर है। जिस दिन सरिता विमेंसरा में ऐसा आर्टिकल आ जाए, इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं, ये नॉर्मल आर्टिकल है उनके लिए, लेकिन सरिता विमेंसरा में ये आर्टिकल आ जाए तो समझ जाइए लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि पूरा हिंदुस्तान स्टॉक मार्केट में अब इन्वेस्ट करना चाहता है। इसलिए सरिता को भी आर्टिकल लिखना पड़ा है। और फिर जब मार्केट गिरना स्टार्ट होती है तो सरिता विमेंसरा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इतनी गिरती है, इतनी गिरती है कि 2009 में जब क्राइसिस आया तो सबकी जिंदगी हिल गई। तो सरिता ने बोला एक आर्टिकल तो बनता है। फिर उन्होंने दिखाया अगर 2008 में किया होता तो 2009 में मार्केट यहां थी। फिर इस ग्राफ के साथ एक बंदे की फोटो भी दिखाते हैं जिसने सर पे हाथ रखा होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सिर्फ मनमोहन सिंह रह जाता है और एक गोल्डन कलर की बुल गिरी होती है। बुल मतलब पॉजिटिव, बेयर मतलब नेगेटिव। तो एक गोल्डन कलर की बुल गिरी होती है, उस पर चाकू लगा होता है, नीचे खून दिखाया होता है और लिखा होता है ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। जिस दिन सरिता विमेंसरा में ये आर्टिकल आ जाए उस दिन पेसिमिज्म पीक पे है, फियर पीक पे है, हर एक आदमी बेच रहा है। तो क्या अवेलेबल है? डिस्काउंट। तो क्या करना है? खरीदना है। हीरो होंडा नहीं खरीदना है, टेस्ला नहीं खरीदना है, क्योंकि पता नहीं वो बचेंगे नहीं बचेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी खरीदना है, जो आज की क्लास में हमने बोला। जब हम कोर्स करते हैं इंटेंसिव प्रोग्राम, उसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स भी सिखाते हैं, उसमें हम सेक्टर्स भी करते हैं, बट आज हम उसकी बात नहीं कर रहे। जब डिस्काउंट मिले तो क्या करना है? खरीदना है। तो कई लोगों ने मेरे को बोला फिर लगा लें क्या मैगजीन? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, 150 रुपए की मैगजीन आती है, 150 रुपए की मैगजीन खरीदने से अच्छा 150 का निफ्टी ना खरीद लें। तो लोगों ने बोला फिर पता कैसे लगेगा अगर मैगजीन नहीं खरीदेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिए। ये पता करने के लिए कि सरिता विमेंसरा क्या बोल रहा है, मैगजीन नहीं लगानी, 150 रुपए नहीं खर्च करना, मैगजीन स्टैंड पे जाना है और सरिता विमेंसरा, मेंस हेल्थ, इन सबके वनीता के कवर पेज पढ़ने। कभी भी सरिता वनीता विमेंसरा के कवर पेज पे ऐसा कोई आर्टिकल मिल जाए कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करे, तो आपको समझ जाना चाहिए यूफोरिया पीक पे है, एवरीबडी इज बाइंग, प्रीमियम चल रहा है और शायद मार्केट से बाहर निकलना है। सिमिलरली अगर कभी भी सरिता विमेंसरा के आर्टिकल पे ऐसा आर्टिकल कुछ मिल जाए कि आर्थिक मंदी से कैसे जूझें, हाउ टू डील विद द फाइनेंशियल रिसेशन, अगर सरिता विमेंसरा ऐसा आर्टिकल छाप देता है तो उस दिन पेसिमिज्म पीक पे है, क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। अब ये तो हो गया थोड़ा मजाक वाला तरीका। तो मैं कई लोगों को बोलता हूं सर मजाक वाला तरीका लगता है बट है बहुत इफेक्टिव। लेकिन लास्ट 15 मिनट में मैं अब आपको एक सीरियस तरीका बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। और वो सीरियस तरीका है
द आईपीओ वे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहले तो जो लोग मार्केट में नए हैं उनको एक लाइन में समझा देते हैं कि आईपीओ वे होता क्या है या आईपीओ क्या होता है। किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी अपने शेयर्स किसको दे देती है, पब्लिक को सेल कर देती है, और पब्लिक उसके बदले कंपनी को क्या दे देती है, पैसा। उस पैसे से कंपनी काम करती है, प्रॉफिट हुआ तो सबका होगा, पब्लिक भी शेयर होल्डर है, अगर लॉस हुआ तो सबका होगा, पब्लिक ही शेयर होल्डर है। यानी आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देके मनी क्या करती है, मनी रेज करती है, नया पैसा लेके आती है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई मनी रेज करने का तरीका सिर्फ आईपीओ तो नहीं है, पैसा रेज करने के और भी तरीके हैं। जैसे कोई स्मॉल बिजनेस सोचिए, जैसे मैं, वरुण जैसे लोगों को अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उनको पैसा। तो वरुण जैसे लोग पैसा लेने के लिए कहां पहुंचेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले ये कहां पहुंचेंगे, बैंक। और बैंक को बोलेंगे कि मेरे को अपना बिजनेस बड़ा करना है, मुझे पैसा दो। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम तुमको 100 रुपीज दे देते हैं, 100 रुपीज का क्या देंगे, लोन। तो मैंने बोला ठीक है, इसके बदले आप मेरे से कितना लोगे। उन्होंने बोला 100 रुपीज हम तुमको दे रहे हैं, बट इसके बदले 10% यानी 10 रुपया साल का लेंगे, एनुअली, ईयरली मेरे से 10 रुपए लेंगे। तो मैंने सोचा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं 100 रुपए ले रहा हूं और मुझे 10 देने हैं, और मुझे लगता है मेरे बिजनेस का रिटर्न 30-40% है। तो मैं 100 रुपए लगाऊंगा, 30-40 रुपए कमाऊंगा, 10 रुपए उसमें से बैंक को दे दूंगा। अब मुझे बहुत आराम से सोच के बताइए, जो आज का आंसर आपको पता है बट ये इंपॉर्टेंट है बोलना, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। समझिए मैंने 100 रुपए बैंक से लिए और 10 रुपए मेरे को उनको देने हैं। कल 100 रुपए लेके अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा करता है, मैं 40 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए कमा रहा हूं, तो क्या बैंक मेरे को ये बोलेगा कि वरुण तुम तो अब बहुत पैसा कमा रहे हो, अब मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए अपने 100 रुपए पे, मेरे को अब ज्यादा चाहिए। ये चैट बॉक्स में यस या नो लिख के मुझे बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने बैंक से 100 रुपए लिया और बैंक ने बोला इसके ऊपर 10% भरना है, मैं 10-10-10-10 रुपए भर रहा था। लेकिन अगर फ्यूचर में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा करना स्टार्ट करता है, तो क्या बैंक मेरे पास आके ये बोलेगा कि वरुण अब तो तुम बहुत, अब मेरे को ज्यादा रिटर्न दो। नहीं, बैंक का 10 रुपए क्या रहेगा, इधर लिख लेते हैं, मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा। अब मैं बैंक से पैसा लेने जा ही रहा था कि अचानक से आप आ गए, आप मतलब पब्लिक, और आपने मेरे को बोला यार वरुण तू बैंक से क्यों पैसा ले रहा है। तो मैंने बोला क्योंकि मुझे ग्रो करना है। तो उन्होंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, 2500 लोग सेशन में बैठे हुए हैं, मेरे को तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने बोला मतलब, उन्होंने बोला तू जो बैंक से ले रहा है हम तेरे को पैसा दे देते हैं। तो मैंने बोला कितना दे दोगे। आपने बोला हम सब लोग मिलके भी 100 रुपीज देने को तैयार हैं तेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बैंक से 100 लूं या आपसे 100 लूं, एक ही बात है, मेरे को 100 चाहिए। तो मैंने आपको बोला अगर मैं आपसे 100 ले लेता हूं तो उसके बदले आपको मेरे से क्या चाहिए। तो पब्लिक मुझे लोन नहीं दे रही, पब्लिक इस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लेगी। पब्लिक जब मेरे को 100 रुपए देती है तो इस 100 रुपीज के बदले मेरे से क्या लेती है, अब मेरी कंपनी में हिस्सा, यानी मेरी कंपनी के शेयर्स, यानी मेरी कंपनी की इक्विटी, यानी मेरी कंपनी में पार्टनरशिप। तो लोग बोल रहे हैं कि हम भी तुमको 100 रुपए देंगे, लेकिन उसके बदले हमें तुम्हारी कंपनी में पार्टनरशिप दे दो। तो मैंने बोला कितनी पार्टनरशिप चाहिए। मान लेते हैं आपने बोला 10% की पार्टनरशिप। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने बोला यार मेरी कंपनी साल का नेट प्रॉफिट कमाती है 100 रुपए, अज्यूम करिए साल के मैं कितने कमाता हूं, 100 रुपीज। आज ये पूरे 100 रुपीज किसके होते हैं, मेरे मेरे हैं ये 100 रुपीज। क्यों, क्योंकि मैं ही कंपनी का अकेला ओनर हूं। लेकिन कल से जब ये 100 रुपीज का दो हिस्से होंगे, मेरे को इसमें से कितने मिलेंगे, 90 रुपीज, और 10% किसका हिस्सा है, पब्लिक का है। तो 10 रुपए किसके होंगे, पब्लिक के होंगे। कल अगर मेरा प्रॉफिट 200 रुपए बढ़ जाता है तो मेरा हिस्सा कितना है, मेरा तो 90% ही है, तो मेरे को 180 रुपए मिलेंगे। लेकिन पब्लिक क्या बोलेगी कि मेरे को 10 रुपए ही दो, नहीं, पब्लिक बोलेगी मेरा 10% का हिस्सा है तो मुझे कितने रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए। फिर मेरा प्रॉफिट अगर 300 रुपए हो गया तो मेरे को कितने मिलेंगे, 270, लेकिन पब्लिक को कितने मिलेंगे, 30 रुपीज। लेकिन अगर मेरा नेट प्रॉफिट 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, तो बैंक नहीं मांगेगा मेरे से ज्यादा, बैंक तो मेरे को बोलेगा मेरे को अपने 10 रुपए दे दो। अब मैं एक बहुत गहरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, आराम से सोच के बताइए कि मुझे अपने कंपनी के लिए पैसा चाहिए
और दोनों लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं। बैंक भी मेरे को 100 रुपए दे रहा है, पब्लिक भी 100 रुपए दे रहे हैं। बैंक भी मेरे से उसके बदले 10 रुपए मांग रहा है, पब्लिक भी मेरी कंपनी में 10% का हिस्सा यानी 100 रुपए के प्रॉफिट में से 10 रुपए मांग रहा है। लेकिन ये 10 रुपए हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अब सोच के बताइए, अगर मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं, पहला एजम्पशन, मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा करने वाला है, एब्सोल्युटली श्योर हूं, मुझे पता है मेरा प्रॉफिट 200 300 400 होने ही वाला है, ये मेरे को पता है एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, मैं कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हूं तो बताइए, मैं 100 रुपए बैंक से लूंगा जिनको मेरे को 10 देने हैं और ये हमेशा 10 ही रहेंगे, या मैं 100 रुपए पब्लिक से लूंगा जिनको मेरे को 10 देने हैं, लेकिन फ्यूचर में बिजनेस अच्छा करेगा तो 20 भी देने हैं, 30 भी देने हैं, 40 भी देने हैं। तो आराम से मुझे सोच के बताइए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर मैं अपने बिजनेस को लेके एब्सोल्युटली श्योर हूं तो मैं 100 रुपीज बैंक से लूंगा या मैं पब्लिक से लूंगा? बैंक से लूंगा, जैसे आप लिख रहे हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए, इसीलिए आपने देखा होगा जब मार्केट्स डाउन होती हैं तो कोई आईपीओ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? जिस रेट पे मुझे अपनी कंपनी के शेयर देने पड़ते हैं, मैं बोलता हूं उससे अच्छा तो मैं पैसा बैंक से ही ले लेता हूं। लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तो क्या होता है? एक आईपीओ आता है, पब्लिक को फायदा होता है, दूसरा आईपीओ आता है, पब्लिक को फायदा होता है, तीसरा आईपीओ, पब्लिक को फायदा होता है, फिर सीरीज ऑफ आईपीओ आते हैं जहां पब्लिक को आईपीओ में इन्वेस्ट करके फायदा होता है, और फिर पब्लिक को लगता है कि पैसा कमाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आईपीओ है। जब पूरे पब्लिक को यह लगे कि आईपीओ से बढ़िया तरीका पैसा कमाने का है ही नहीं, तब आपको पेपर में आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा, इंडिया बिगेस्ट आईपीओ एवर। आपके इस इमोशन का कि आईपीओ सबसे बेस्ट है, इस इमोशन का फायदा उठाने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ जाएगा। सबसे बड़ा आईपीओ मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा रेज करने वाला है, और वो आईपीओ आएगा तो अलग, आईपीओ आके ओवर सब्सक्राइब भी हो जाएगा। ओवर सब्सक्राइब मतलब शेयर है 100, लेकिन लोगों ने 600 शेयर के लिए बिड कर दिया है। यानी इतना बड़ा आईपीओ कब बिक सकता है? जब बहुत शेयर होल्डर्स हो, और बहुत शेयर होल्डर्स अगर मार्केट में आपको पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब एवरीबडी इज बाइंग, और वो आईपीओ भी क्या हो जाए? ओवर सब्सक्राइब, मतलब यूफोरिया आपका पीक पर है। तो मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी पेपर में आपको पढ़ने को मिले कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ गया है और वो आईपीओ क्या हो जाए? ओवर सब्सक्राइब, तो आपको समझ आना चाहिए कि यूफोरिया पीक पर है, एवरीबडी इज बाइंग, तो क्या करना चाहिए उस दिन? सेल करना चाहिए। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, अब तक के इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ कौन से रहे हैं, उनकी डेट्स के साथ आपको डेटा दे रहा हूं। तो इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ अब तक कौन से रहे हैं वो देखने के लिए मैं एक रीडिफ के आर्टिकल पे जा रहा हूं। सब लोग पेपर पेन ले लीजिए, डेट्स नोट करनी है। क्या है? इंडिया लार्जेस्ट आईपीओ, 10 लार्जेस्ट आईपीओ। आर्टिकल की डेट 5 अगस्त 2010, 5 अगस्त 2010, 5 अगस्त 2010 का आर्टिकल है। इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ कौन से हैं ये देखिए। इंडिया लार्जेस्ट एवर पब्लिक ऑफर, लार्जेस्ट एवर पब्लिक ऑफर फ्रॉम कोल इंडिया will raise 15,000 crores and will hit the stock markets when? By third week of October. थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर कौन सा आईपीओ है? 15,000 करोड़ का आईपीओ है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर को क्या ले लें इजी करने के लिए? 21st ले लेते हैं। कौन सा ईयर? 2010। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 21 अक्टूबर 2010 को सबसे बड़ा आईपीओ आया था जिसका नाम है कोल इंडिया आईपीओ। कितने करोड़ का था? 15,000 करोड़ का आईपीओ था। क्या करना चाहिए था इस दिन? सब लोगों ने छुट्टी ली और छुट्टी लेके गए थे आईपीओ लेने के लिए। मैंने क्या किया होगा? सेल। आपने क्या बोला होगा? मेरा तो डीमैट अकाउंट खुलवाओ, बस मैं ही रह गया हूं जिसने इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा, अभी 2010 में इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा था? 15,000 करोड़। आप जान के हैरान होंगे, आज भी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कोल इंडिया ही है नियरली। इसके बाद एक पेटीएम आईपीओ आया था अभी रिसेंटली जो 18,000 करोड़ का था। 18,000 करोड़ का पेटीएम है तो बड़ा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और क्लियरली साइन है कि अगर 18,000 करोड़ का आईपीओ बिक रहा है तो मार्केट में कुछ यूफोरिया है। लेकिन 18,000 करोड़ का आईपीओ 2021 में आया और ये 2010 की बात है, मतलब 11 साल बाद। 11 साल में इन्फ्लेशन डबल हो जाता है। मतलब जो 18,000 करोड़ का आईपीओ है पेटीएम का,
वो कोल इंडिया के टाइम के हिसाब से 9,000 करोड़ का आईपीओ है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड शायद पेटीएम सबसे बड़ा आईपीओ नहीं है, लेकिन बड़ा तो था। शायद एलआईसी सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, वो पता नहीं। बट जैसे ही सबसे, इनफैक्ट आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट बहुत जबरदस्त जल्दी में है अभी, और गवर्नमेंट बोल रही है फटाफट आईपीओ लेके आओ, क्योंकि मार्केट नीचे जाए उससे पहले जो पैसा रेस करना है रेस कर लो, बाद में रेस करना क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। बट अभी तक 2010 का सबसे बड़ा आईपीओ आ गया। उससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा था, जैसे मैं दिखाऊंगा उससे पहले कौन सा बड़ा आईपीओ था, कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। उससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था रिलायंस पावर। आई एम अज्यूमिंग बहुत लोगों के आंखों में आंसू आ गए होंगे। अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी रेज्ड 11,700 करोड़, started with a bang on 15 January 2008, India's biggest ever। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन आगे है, गेटिंग फुल्ली सब्सक्राइब विद इन अ मिनट ऑफ ओपनिंग। एक मिनट में क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। कौन सी डेट को था, 15 जनवरी, लिख लेते हैं 15 जनवरी 2008। कौन सा आईपीओ था, रिलायंस पावर का आईपीओ था। कितने करोड़ का, 11,700 करोड़। उस दिन तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। क्या करना चाहिए था, सेल। मैंने तो सेल किया होगा। इंडिया में लोगों ने रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खोले उस हफ्ते, क्योंकि सबने बोला हम ही रह गए हैं जिसने इन्वेस्ट नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, 2003 से 2022 तक का आपको डेटा दिखाऊंगा, और अज्यूम करिए कि एक तरीका था कि 2003 से 2022 आपने क्या किया, बाय एंड होल्ड, खरीदा और आज तक क्या कर रहे हैं, होल्ड। और दूसरा तरीका था कि 2003 में आपने बाय किया जब न्यूज आई कि आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, लीमन क्राइसिस, सॉरी, डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 9/11 का अटैक हुआ, वॉर की बात हुई। 2002 तक तो लोगों ने बोला आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, तो हमने वहां पे बाय किया और फिर बैठे नहीं रहे। जब सबसे बड़ा आईपीओ आया रिलायंस पावर का, तो क्या कर दिया, सेल। फिर नवंबर 2008 में लीमन क्राइसिस के बाद जब वापस आर्टिकल आया आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, तो क्या कर लिया, बाय। सेल कब किया, 21 अक्टूबर 2010। उसके बाद 2012 में जब मनमोहन सिंह बात चल रही थी, बीच में कभी रिजाइन कर सकते हैं, मुलायम सिंह सपोर्ट हटा सकते हैं, तो वहां पर हमने फिर से आर्थिक मंदी से कैसे जूझे पे क्या किया, बाय। और आज तक क्या कर रहे हैं, होल्ड। बट इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अभी तक क्या कर रहे हैं, होल्ड ही कर रहे हैं। तो ये 2003 से 2010, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज विद मी, एक बार बता दीजिए, 2003 से 2010 कितने साल की बात कर रहे हैं हम, 7 इयर्स की बात कर रहे हैं। और ऊपर बाय एंड होल्ड में 2003 से 2022 कितने साल की बात कर रहे हैं, 19 इयर्स की बात कर रहे हैं। इन 19 इयर्स में इन्वेस्ट करने के, या तो बाय करके होल्ड करो, या फिर 2003 में बाय करो, पीक पे 15 जनवरी 2008 को सेल करो, बॉटम पे बाय करो और फिर से सेल करो। अब आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है, ये रहा निफ्टी का चार्ट। जहां पर भी एक छोटा सा ब्लू डॉट होगा उस दिन की डेट आपको यहां साइड पे दिख जाएगी, और उस दिन का निफ्टी का प्राइस भी आपको यहां पे दिख जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊंगा हर डेट के साथ, कब बाय करना था कब सेल करना था। सबसे पहली डेट देख लीजिए स्क्रीन पे, जनवरी 2003, 9/11 के अटैक के बाद जनवरी 2003 में ये कितने पे चल रहा था, 1089 पे चल रहा था। इधर लिख लेते हैं, जनवरी 2003 निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही थी, इजी करने के लिए 1000। आज 2022 में आफ्टर 19 इयर्स ये कितने पे चल रहा है, 17,000। कितने गुना बढ़ गया है, 17 टाइम्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको यह समझ पड़ा कि लास्ट 19 इयर्स में 17 गुना कमाना आपका बर्थ राइट था, जन्म सिद्ध अधिकार था, बस खरीदना था और आज तक क्या करना था, होल्ड। इसमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन मजा कब आता, जब मैं 2003 में बाय करता और बैठे नहीं रहता। 15 जनवरी 2008 को जब सबसे बड़ा आईपीओ आया तो क्या कर देता, सेल। उसके बाद नवंबर 2008 में आर्थिक मंदी से कैसे जूझे पे बाय, और 21 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया के आईपीओ पे क्या कर देता, सेल। 2003 से 2010 कितने साल, 7 साल। देखते हैं अगर 7 साल में इन डेट्स पे बाय सेल किया होता तो कितना पैसा बनता। 2003 में निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही थी, 1000।
फिर 15 जनवरी 2008, ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू, कितनी चल रही है 6000। मतलब मैंने जो 1 लाख रुपया डाला होता वो कितना बन जाता, 6 लाख रुपया बन जाता। आप 6 लाख रुपए निकालते, क्या करते, घर खरीदते, उसकी डाउन पेमेंट करते, घूमने जाते, गाड़ी खरीदते। मैंने 6 लाख रुपए को बचा के रखा, और नवंबर 2008 में जब मार्केट 2500 पे आ गई गिरने के बाद, और सबने कसमें खाई कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर कब सेल किया, अक्टूबर 21 अक्टूबर 2010, ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू कोल इंडिया के आईपीओ पे 6100 है, इजी करने के लिए लिखते हैं 6000 पे क्या कर दिया, सेल। कितने गुना हो गया, 2500 से 6000 कितने गुना, 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना हो गया। मतलब अगर 6 लाख को मैं 2.5 गुना करता तो कितना बन जाता, 15 लाख, 15 टाइम्स। तो क्या सीखने को मिला, ध्यान से देखिए। एक तरीका था कि 2003 से 2022 तक हम क्या करते, बाय एंड होल्ड। अगर मैं ऐसा करता तो निफ्टी में इन 19 ईयर्स में 17 टाइम्स पैसा बनता। लेकिन अगर मैं बाय लो एंड सेल हाई करता फ्रॉम 2003 टू 2010, तो 7 ईयर्स में पैसा कितना बनता, 15 टाइम्स, 15 लाख, 15 गुना। 7 साल में 15 गुना तो बहुत बड़ी बात होगी। हम तो बोलते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए अज्यूम करिए कि 10 साल में 10 गुना बन जाए, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कैसे, देखिए 20, 30, 40, 50, 60। तो मैं अपने जितने भी मेरे कजन्स आते हैं, दोस्त आते हैं, सबको ये नंबर्स दिखाता हूं कि अगर 20 साल की उम्र में किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता और हर 10 साल में ये 10 गुना हो जाता, तो देखिए 1 लाख कितना बन जाता 30 की एज तक, 10 लाख। 10 लाख को फिर से इन्वेस्ट करते तो कितना बन जाता, 10 लाख, करीब करीब 1 करोड़। फिर 1 करोड़ को फिर से इन्वेस्ट करते तो 10 गुना होता तो 10 करोड़, और 60 की एज तक 100 करोड़। तो मैंने एक दिन अपने भाई को बोला ऐसे 100 करोड़ बन जाएंगे। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला लेकिन कब तक करता रहेगा। तो मैंने उसको बोला वर्क टिल योर आइडल्स बिकम योर राइवल्स। तो उसने बोला आइडल कौन है तेरा, तो मैंने बोल दिया वॉरेन बफेट। उसने बोला ये ज्यादा हो गया, इतना कभी नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला ट्राई कर सकते हैं। तो लास्ट 5 मिनट में देखिए क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बॉटम पे निफ्टी खरीदो, पीक पे निफ्टी बेच दो। लेकिन मुझे यह बताइए, एक और इंडेक्स होता है जिसका नाम है नेक्स्ट 50, छोटी कंपनीज। तो मुझे बताइए जब मार्केट कोलैप्स होती है तो ज्यादा कौन गिरेगा, निफ्टी ज्यादा गिरेगा या नेक्स्ट 50 ज्यादा गिरेगा। और जब मार्केट में बूम आता है तो निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा या नेक्स्ट 50 ज्यादा बढ़ेगा। मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में आप मेरे को ये लिख के बताइए, क्या मैंने बोला कि मार्केट में एक निफ्टी है, एक नेक्स्ट 50 है, बूम एंड बस्ट आते रहते हैं। जब मार्केट कोलैप्स करती है तो ज्यादा कौन गिरेगा, नेक्स्ट 50 या निफ्टी। और जब मार्केट बढ़ेगी तो ज्यादा कौन बढ़ेगा, निफ्टी या नेक्स्ट 50। तो ऐसा होता है, जब मार्केट कोलैप्स करती है तो लोग बोलते हैं बड़ी कंपनी तो फिर भी बच जाएंगी, छोटी तो बचेंगी ही नहीं, इसलिए नेक्स्ट 50 बहुत बुरी तरह गिरता है। और जब मार्केट बढ़ती है लोग बोलते हैं रिलायंस सुना डबल हो जाएगा, सुजलॉन तो डबल हो जाएगा, तो ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट 50 का चार्ट दिखाऊंगा, सेम डेट्स पे कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने बाय सेल किया होता निफ्टी नहीं इस बार नेक्स्ट 50 को, तो कितना पैसा बन जाता, ये दिखा रहा हूं। 2003 से 2022, ये रहा जनवरी 2003, ये रहा ब्लू डॉट, ये है नेक्स्ट 50 की वैल्यू 1391 चल रहा था 2003 में। आज तक होल्ड कर रहे होते तो ये करीब 40,000, 41,000 ऐसा कुछ हो गया होता। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 40,000 41,000 के आसपास हो गया होता। कितने गुना बढ़ गया होता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 25 गुना, 26 गुना ऐसा कुछ बन गया होता। क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं आज कितने पे है, बट रफली 24 टाइम्स 25 टाइम्स बन गया होता। कितने सालों में, 19 ईयर्स में। याद करके बताइए, निफ्टी में 19 ईयर्स में कितना हुआ था, निफ्टी में 19 ईयर्स में 17 टाइम्स। लेकिन नेक्स्ट 50 में 19 ईयर्स में 24 25 टाइम्स हो गया, क्योंकि इसका उतार चढ़ाव ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। लेकिन मजा तो तब आता जब आप 2003 में नेक्स्ट 50 को बाय करते और बैठे नहीं रहते।
सबसे बड़ा जब आईपीओ आया 15 जनवरी 2008 रिलायंस पावर का, तो यहां क्या कर देते, सेल। फिर नवंबर 2008 में क्या आर्थिक मंदी से जूझेगा आर्टिकल आया, तो क्या कर लेते, बाय। और फिर 21 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया के आईपीओ पे क्या करते, सेल। एक बार देख लीजिए 1 मिनट में क्या होता। 2003 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो कितने में चल रहा था, 1391। और 15 जनवरी 2008 को सेल करते, तो ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू 12,539। कितने गुना बढ़ गया, आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, करीब 9 टाइम्स। यानी 1 लाख रुपया डालते तो 9 लाख रुपया बन जाता। आप 9 लाख को निकालते, घर की डाउन पेमेंट करते, घूमने जाते, गाड़ी खरीदते। मैंने 9 लाख बचाए, और नवंबर 2008 में ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू, जब मार्केट 12,000 से गिर के 3782 पे आती, 3782 पे, तो मैं अपने 9 लाख रुपए फिर से इन्वेस्ट कर देता। फिर सेल कब करता, 21 अक्टूबर 2010। ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू, ये 21 अक्टूबर की डेट, और ये रही वैल्यू 13,100। तो कितना हो जाता, 13,100। ये करीब करीब बढ़ जाता 3.5 टाइम्स, 3.5 गुना। 9 लाख अगर 3.5 गुना बढ़ता 9 लाख, तो ये हो जाता 31.5 टाइम्स। 9 कितने साल में, 7 साल में 31.5 टाइम्स। एक बार कैलकुलेशन वापस समझिए। एक तरीका था बाय एंड होल्ड। अगर हमने ऐसा क्या होता, तो 2003 से 2022 19 इयर्स में निफ्टी में पैसा बनता 17 टाइम्स, और नेक्स्ट 50 में पैसा बनता 24-25 टाइम्स। लेकिन दूसरा तरीका था बाय लो एंड सेल हाई, और उसमें अगर 2003 से 2010 7 इयर्स के लिए हमने ये किया होता, तो निफ्टी में पैसा बनता 15 टाइम्स, और नेक्स्ट 50 में पैसा बनता 31.5 टाइम्स। 7 इयर्स 31.5 टाइम्स, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 साल में अगर 30 गुना भी मिल जाता, मिलता मिलता नहीं, ये सपने मत देखिए, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, अगर बूम एंड बस्ट आते तो नीचे खरीद के ऊपर बेचते तो ज्यादा पैसा बन जाता। क्योंकि मेरे फादर मुझे कई बार बोलते हैं, तू लकी निकला, तेरे टाइम हर्षद मेहता स्कैम नहीं हुआ। मैं बोलता हूं पापा उसी का तो वेट कर रहा हूं, वो हो जाए तो और मजा आ जाएगा। तो देखिए अगर 10 साल में 30 गुना होता है, तो उसका आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट क्या होता है। 20 साल की उम्र में 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, और अगर ये 30 टाइम्स हो गया तो कितना हो गया, 30 लैक्स। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 30 इंटू 30 हो गया तो कितना हो जाएगा, 9 करोड़। इंटू 30 कर दिया तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, 270 करोड़। इंटू 30 कर दिया तो हो जाता है 8,100 करोड़। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक तरीका है कि हम बस निफ्टी खरीदें और लंबे समय तक होल्ड करें, लेकिन ज्यादा फ्रूटफुल तरीका है कि निफ्टी सस्ता हो तब खरीदें, महंगे पे बेचें। और सिर्फ निफ्टी को ही सस्ता महंगा क्यों, कभी कभी बैंक निफ्टी, इंफ्रा, फार्मा, ऐसा कोई सेक्टर सस्ता हो जाए और पीक पे बेच दें, ऐसा भी किया जा सकता है। बट आज हमने सेक्टर के बारे में बात नहीं करी। और कभी कभी आईटीसी जैसा स्टॉक सस्ता हो जाए तो उसको खरीद के महंगे पे बेचा जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। बट बाय लो सेल हाई करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। और ये पेशेंस ज्यादा कब आती है, जब आपको पता हो कि आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल सिक्योर हो चुके हैं। यानी किसी ने आपको प्लान बना दिया हो और समझा दिया हो कि भाई हर महीने इतने रुपए डालो तो बच्चे की एजुकेशन सिक्योर, इतने रुपए डालो तो रिटायरमेंट सिक्योर, इतने रुपए डालेंगे तो किसी की मैरिज का प्लान सिक्योर, मेरी टैक्स प्लानिंग सिक्योर हो गई कि नहीं, इंश्योरेंस सिक्योर हो गया कि नहीं, कितने का इंश्योरेंस लूं। ये सब फाइनेंशियल गोल्स अगर सिक्योर हो गए, तब आप बाकी हिस्से से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं। तो हमारा जो इंटेंसिव प्रोग्राम होता है वो आपको यह बताता है कि पहले अपने पॉकेट्स कैसे भरने हैं, रिटायरमेंट के, एजुकेशन के, मैरिज के, और फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पॉकेट कैसे भरना है। लेकिन ये सब कैसे इंप्लीमेंट करें, उसके लिए पूरा हमारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, जो 9 मॉड्यूल्स का लंबा कोर्स है। 36 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट है, जिसमें 2021 की अपडेट्स अगर मिला ली जाए तो 4-5 आवर्स की और वीडियोस हैं, क्योंकि हम बीच बीच में आज मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपडेट करते हैं।
और लाइव सेशंस भी हैं, 4 लाइव सेशंस जो 1.5 आवर ईच के होते हैं, जिसमें जो भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें वो लाइव सेशन में मेरे से मिल सकते हैं। एंड 1-to-1 मीटिंग का एक्सेस भी होता है, यानी जो भी आपने कोर्स में सीखा उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाए तो 1-to-1 मीटिंग करके आप प्लान में से डिस्कस कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपकी जगह होता तो इस जगह पे मैं ऐसा क्या करता बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड इन द कोर्स। अभी I hope it is okay if I take about 10 minutes to explain you how the intensive program can help you become a great investor, which we have been doing for last 11 years now. ऑनलाइन रिलेटिवली अभी, बट बेसिकली हमने ये बोला कि जो हमारा इंटेंसिव प्रोग्राम है उसके 9 मॉड्यूल्स हैं। जो पहला मॉड्यूल है वो बताता है हाउ टू बाय लो सेल हाई, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट के बीच का रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो वॉरेन बफेट बार बार ये बोलते हैं इंटरेस्ट रेट्स आर टू स्टॉक मार्केट्स व्हाट ग्रेविटी इज टू ऑब्जेक्ट्स, यानी ग्रेविटी कम तो चीजें ऊपर, ग्रेविटी ज्यादा तो मार्केट नीचे। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे तो मार्केट ऊपर, इंटरेस्ट रेट ऊपर तो मार्केट नीचे। लेकिन कौन से इंटरेस्ट रेट पे हम डिसाइड करें कि अब पैसा हमको स्टॉक मार्केट में नहीं बैंक या डेट फंड में रखना चाहिए, और कब डिसाइड करें कि हमारा पैसा कब हमारा स्टॉक मार्केट में हो और कब बैंक जैसी जगह पे हो, ये आप सीखेंगे। अर्निंग एनालिसिस, कई लोग जो एमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, नए होते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, वो सिर्फ पी रेशो के बारे में बात करते रहते हैं। तो पी रेशो अगर आप अकेले देखें तो आप मिसलीड हो जाते हैं। कैसे मिसलीड हो जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। समझिए मेरी कंपनी का प्राइस है 1 करोड़, मार्केट में प्राइस 1 करोड़, और मैं साल का कितना कमाता हूं 5 लाख। तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख, मेरी पी रेशो कितनी है 20 की पी रेशो है। लेकिन अचानक से कोविड हुआ, मैं बीमार पड़ गया और लेक्चर नहीं दे पाया, तो उस साल मेरा प्रॉफिट क्या हो गया 1 लाख, और मेरा शेयर का प्राइस 1 करोड़ से गिर के 50 लाख आ गया। तो नया प्राइस है 50 लाख, नई अर्निंग है 1 लाख, तो पी रेशो कितनी दिख रही है 50। और आपको लगेगा कि मार्केट महंगी है, लेकिन आप मिसलीड हो रहे हैं। इसलिए मिसलीड हो रहे हैं क्योंकि जो रिसेशन में मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है उससे आप कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि 4 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं ठीक होऊंगा, चीजें ठीक होंगी, तो मेरा प्रॉफिट ये 1 लाख से बढ़ के 6, 7, 8 लाख आ जाएगा, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन भी करूंगा, ऑफलाइन भी करूंगा। तो आपको वैल्यू उस अर्निंग से करनी चाहिए थी जो लोग नहीं करते, जिसके लिए अर्निंग एनालिसिस सीखना जरूरी होता है, जो आप क्लास में सीखेंगे। बिहेवियरल फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, ये सब वो चीजें हैं जो मैंने IIM अहमदाबाद, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जहां का मैं दोनों कॉलेजेस का एलुमनस हूं, वहां मैंने ये सब नहीं सीखा। क्योंकि मैंने नहीं सीखा तो मुझे लगा हमको ऐसा कोर्स बनाना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं अब बताने का क्या फायदा, कभी बताया है कि मार्केट सस्ती है और उसके बाद मार्केट बढ़ी हो? तो हम बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार। सबसे रिसेंटली हमने बताया था 2020 मार्च में, जो वीडियो पब्लिक है, आप जाके आज भी वो वीडियो देख सकते हैं। हमने उस वीडियो का टाइटल दिया था व्हाई निफ्टी माइट टच 20,000 इन 5 इयर्स। तब मार्केट चल रही थी 7,800, वहां से बढ़ के आज हम 17,000 पे आ गए हैं। हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 साल में मार्केट 20,000 के आसपास आ जाएगी। तो याद रखिए, वॉरेन बफेट फॉलोअर्स मार्केट को वैल्यू करते हैं, टाइम नहीं करते। हम ये नहीं बता सकते कब महंगी सस्ती होगी, कब सस्ती और सस्ती होगी, लेकिन हम ये बता सकते हैं ये सस्ता है, ये महंगा है। और तब से मार्केट करीब 120% ऊपर जा चुकी है, या अब बोल सकते हैं 100% ऊपर जा चुकी है। उससे पहले 2012 में भी हमने बताया है, उससे पहले 2008 में भी बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंड मॉड्यूल आपको सिखाएगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, यानी कोई कैलकुलेट करके हमें ये बताए, हम अपना प्लान खुद बनाएं कि हर महीने कितने रुपए डालूं कि बच्चे की एजुकेशन सिक्योर, हर महीने कितने डालूं कि किसी का रिटायरमेंट सिक्योर, हर महीने कितने डालूं कि बच्चे की मैरिज का प्लान सिक्योर। उसके बाद मेरी टैक्स प्लानिंग ठीक है कि नहीं, चेंजेस क्या करने चाहिए, क्या मेरे पास इनफ इंश्योरेंस है, क्या मेरे पास राइट इंश्योरेंस है, कितने का इंश्योरेंस लूं, कौन सा इंश्योरेंस लूं, ये सब आप सीखेंगे। और जब ये सारा प्लान डिटेल में बन जाएगा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे मनी मल्टीप्लायर मॉडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। हर एक आदमी चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी पैसे जोड़ के इतनी वेल्थ क्रिएट कर लूं कि कल से अगर मैं काम पे नहीं भी जाता तो भी मेरे को महीने के महीने पैसे भी मिलते रहेंगे और मेरा एक हिस्सा ग्रो भी होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैंने आपको बताया था
50-60 वालों के लिए मैं बताऊंगा, तो 50-60 वालों के लिए खासतौर पर बता रहा हूं, और उनके लिए 30-40 में ही क्या लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट। ये हम कहां करते हैं, आर्मी में रिटायरिंग ऑफिसर्स को ये सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, मेरे को पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि हर महीने इतने पैसे जोड़ के कॉर्पस इकट्ठा करो। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ का, अब इस कॉर्पस के 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा